हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल एम विद स्केचर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सार्थक अंक और कोटिमान, जो प्रत्येक कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई हम मापते हैं, किसी वस्तु का मापन करते हैं, तो उसमें जो आपका अंकित मान प्राप्त होता है, उसमें दो तरीके के अंक होते हैं। एक हमारे होते हैं विश्वसनीय अंक और एक होते हैं संदिग्ध अंक। ठीक, तो कोई भी मापक यंत्र जो होता है, कोई भी मापक यंत्र एक निश्चित सीमा तक शुद्धता पूर्वक मापता है, या किसी मापक यंत्र की माप की एक यथार्थता होती है। किसी मापक यंत्र के माप की एक यथार्थता मतलब शुद्धता होती है। जैसे हमने एक मापक यंत्र द्वारा एक वस्तु की जो लंबाई मापी, तो उस वस्तु की जो लंबाई आई वो 2.52 सेंटीमीटर आई। कितनी आई? 2.52 सेंटीमीटर आई। तो इस 2.52 सेंटीमीटर में जो शुरुआत के दो अंक हैं, 2 और ये 5, 2 और 5 जो है हमारे, वो विश्वसनीय अंक कहलाएंगे, विश्वसनीय अंक कहलाएंगे। और जो हमारा 2 है वो हमारा कहलाएगा संदिग्ध अंक। कौन सा अंक कहलाएगा? संदिग्ध अंक कहलाएगा। 2 और 5 हमारे विश्वसनीय अंक कहलाएंगे, और जो अंतिम अंक है वो हमारा कौन सा अंक कहलाएगा? संदिग्ध अंक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगली हमने मापी, लिखा 8.7265 सेंटीमीटर। तो ये 8.7265 सेंटीमीटर में 8.265, ये जो इतने अंक हैं हमारे, ये हमारे अंक कहलाते हैं विश्वसनीय अंक। कौन से अंक? विश्वसनीय अंक। और जो ये अंतिम अंक 5 है, ये हमारा कौन सा अंक कहलाता है? संदिग्ध अंक कहलाता है। ठीक, जैसे ये हमने 2.52 सेंटीमीटर मापी है, ये हमारी, इसमें 2 हमने क्यों संदिग्ध अंक माना है? जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है 2.51, उसके बाद पैमाने में चिन्ह बना है 2.53, तो 2.51 और 2.53 के बीच का जो पैमाना है वो 2.52 भी हो सकता है, 2.521 भी हो सकता है, 2.525 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको हम लिखते कितना है? 2.52। तो इस 2.52 में 2.5 हमारा कैसा अंक होगा? विश्वसनीय अंक हो जाएगा, और जो 2 हो जाएगा वो हमारा कौन सा अंक हो जाएगा? संदिग्ध अंक हो जाएगा। तो सार्थक अंक जो होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? किसी भी माप में वे अंक जो उस मापक यंत्र की यथार्थता को दर्शाते हैं। किसी भी माप में वो अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता को दर्शाते हैं, कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम सार्थक अंक की परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? किसी माप अथवा संख्या के सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को कौन सा अंक कहते हैं? अंक को सार्थक अंक कहते हैं। को कौन सा अंक कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, बात समझ में? दूसरी परिभाषा हम ये दे सकते हैं, किसी माप अथवा संख्या के सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को हम कौन से अंक कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। जैसे हमने अभी आपको संदिग्ध और वो विश्वसनीय और संदिग्ध अंक के बारे में बताया। जैसे हमने संख्या लिखी 4.25876, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अंतिम अंक जो होगा, इस संख्या का जो अंतिम अंक होगा वो हमारा संदिग्ध अंक कहलाएगा। अंतिम अंक जो होगा वो हमारा कौन सा अंक होगा? संदिग्ध अंक होगा। और इस संदिग्ध अंक के पहले के जितने भी सारे अंक हैं, ये सभी हमारे कौन से अंक कहलाएंगे? विश्वसनीय अंक कहलाएंगे। कौन से अंक कहलाएंगे? विश्वसनीय अंक कहलाएंगे। तो अगर हम इन सबको काउंट करें
तो टोटल इस संख्या में कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इस संख्या में जो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी, उस सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो सार्थक अंक क्या होंगे? किसी माप अथवा संख्या के सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। जैसे हमने लिखा 4.25876 में अंतिम अंक हमारा कौन सा अंक है? संदिग्ध अंक है। और उसके पहले के सभी क्या हैं? विश्वसनीय अंक हैं। तो टोटल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक, अब यहां से हम सार्थक अंकों के नियम जान ले भाई कि सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं? जैसे पहला नियम है, जो सभी अशून्य अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक कौन कौन से होते हैं? 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो संख्याएं हैं, ये जो अंक हैं, ये हमारे अंक कौन से अंक कहलाते हैं? अशून्य अंक। तो सभी जो अशून्य अंक होते हैं वो हमारे कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। बात समझ में आई? पहला नियम क्या होता है? हमारे जो सभी अशून्य अंक होते हैं वो सभी अशून्य अंक हमारे कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने संख्या लिखी, जैसे कौन सी संख्या लिखी? कोई संख्या लिख दें, 4275। 4275 में टोटल अगर हम गिने तो कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो इस दी गई संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4 सार्थक अंक हो गए। कितने सार्थक अंक हो गए? 4 सार्थक अंक हो गए। तो सबसे पहला नियम क्या हुआ? किसी संख्या के जो सभी अशून्य अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक कौन से अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। और अशून्य अंक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी हमारे कैसे अंक कहलाते हैं? अशून्य अंक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा नियम होता है अशून्य अंकों के बीच के शून्य, अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक, अशून्य अंक के बीच के सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे लिखा 2002। ठीक, जैसे 2002 में देखा जाए, 2 कैसा अंक है? अशून्य अंक है। ये भी 2 कैसा अंक है? अशून्य अंक है। इसके बीच कितने शून्य हैं? 2। तो टोटल कितने अंक सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 4। इस संख्या में टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। अगली संख्या हमने लिखी 2025। ठीक, इसमें अगर हम देखें तो पहला अशून्य अंक क्या है? 2। अंतिम अशून्य अंक क्या है? 5। इसके बीच कितने शून्य हैं? 1। तो टोटल संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4। तो इन दोनों संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने लिखा 2 8 7 5 4 3 0 0 1। तो इसमें भी जो है 2 जीरो हैं, लेकिन वो किन के बीच हैं? अशून्य अंकों के बीच हैं। तो टोटल कितने अशून्य सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें अशून्य अंक सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक, तो ये दूसरा नियम हुआ कि अशून्य अंकों के बीच के जो सभी शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। तीसरा रूल हम देखते हैं। तीसरा रूल क्या होता है? जैसे कोई संख्या दशमलव रहित है, अर्थात उसमें दशमलव ना लगा। किसी संख्या में अगर दशमलव नहीं लगा है तो उस संख्या में अशून्य अंक के बाद के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, तीसरा नियम क्या है? दशमलव रहित संख्या में, दशमलव रहित संख्या में, रहित संख्या का मतलब इसमें दशमलव ना हो, रहित संख्या में
अशून्य अंक के बाद के शून्य, अशून्य अंक के बाद के शून्य, बाद शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा है, तो दशमलव नहीं लगा है तो उस संख्या में अशून्य अंक के बाद के जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, संख्या 200, कितना लिखा, 200। तो ये जो हमने संख्या 200 लिखी है, इस 200 में क्या कहीं दशमलव लगा है? नहीं लगा है। अगर इस संख्या में कहीं दशमलव नहीं लगा है तो 2 के बाद के जो ये 2 आपके जीरो लगे हैं, ये सार्थक अंक नहीं होंगे, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? इसमें हमारा सार्थक अंक होगा 1 होगा। कितना होगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर संख्या में दशमलव नहीं लगा है, तो दशमलव के बाद दशमलव नहीं लगा है तो अशून्य अंक के बाद के, अर्थात दाहिनी ओर के, ये दाहिनी ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे हमने लिखा 2500, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 200। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? सॉरी 2। सार्थक अंक हमारे हो जाएंगे 2। ठीक, 2 और 5 सार्थक अंक होंगे, लेकिन जो 0 0 होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ एक अपवाद भी है। इसके साथ क्या है? एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? हम नोट कह सकते हैं, अगर ये जो माप है, जो अंक है, वो एक निश्चित माप को दर्शाते हैं। अगर जो दिए गए अंक होते हैं, लिखी गई संख्या जो होती है, वो निश्चित माप को दर्शाती है, तो वो संख्या अशून्य अंक के बाद के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंकों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक, अर्थात जो कहने का तात्पर्य क्या है हमारा, जैसे इसमें 200 लिखा था, इसमें 2500 लिखा था, ये किसी निश्चित माप को नहीं दर्शाते हैं। ये 200 है, ये 2500 है। अगर इसी में मात्रक लगा दिया गया होता, जैसे 200 मीटर, जैसे इसी में लिखा होता, क्या लिखा होता? 200 मीटर लिख गया होता, इसी में लिखा होता 200 मीटर। ठीक, अब ये जो संख्या है ये किसको दर्शाती है? एक निश्चित माप को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? एक निश्चित माप को दर्शाती है। 2500 किलोग्राम, 2500 किलोग्राम ये लिखा होता। ठीक, तो इसमें के जो शून्य होते और इसमें के शून्य होते वो सार्थक अंक की श्रेणी में आ जाते हैं, वो सार्थक अंक की श्रेणी में आ जाते हैं। अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती? 3, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होती। ठीक है, ध्यान देना। इसमें पहले बात कही गई कि दशमलव रहित संख्या में अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे हमने लिखा 200 और लिखा 2500, तो 200 में दशमलव नहीं लगा है, इसलिए 2 अशून्य अंक 2 है, और 2 के बाद के जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सार्थक अंक कितना हुआ? 1। इसमें टोटल लिखा था 2500, तो 2500 में जो है दशमलव तो लगा नहीं है, तो दशमलव के बाद के जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 2 हो गई। ठीक, लेकिन इसी में एक बात आपको कही गई, नोट, जब विशेष बात कही गई, विशेष बात क्या कही गई? कहा गया अगर ये माप अंक एक निश्चित माप को दर्शाते हैं। निश्चित माप को दर्शाने का तात्पर्य क्या है कि जो माप अंक दिए गए हैं उसके पीछे मात्रक लिखा है, उसके पीछे क्या लिखा है? मात्रक लिखा है। तो संख्या में दशमलव लगा हो या ना लगा हो तो वो सभी शून्य क्या होते हैं? शून्य अंक के बाद के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे ये हमारा 200 मीटर लिखा है, तो अब इसमें ये दोनों शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में आएंगे, तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। इसमें 2500 लिखा है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका भी रूल है और ये भी रूल है, तो आप इसमें ध्यान देना कि माप दी गई है या नहीं दी गई है। ये 3 बातें हुई। अब हम चौथा नियम ध्यान देते हैं। चौथा नियम दिया गया कि अगर संख्या में दशमलव लगा है, संख्या में दशमलव लगा है, तो
दशमलव के बाद के सभी शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं, चाहे उसमें अशून्य अंक लगा हो या ना लगा हो। ठीक, तो दशमलव सहित संख्या में दशमलव के दाहिनी ओर के जो सभी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे हमने लिखा 4 दशमलव या 48.00, कितना लिखा 48.00, 3.250, ठीक, 32.50। तो देखा जाए इसमें हमने क्या बताया, अगर संख्या में दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक हो या ना हो, लेकिन जो उसके बाद के शून्य होंगे वो सभी सार्थक अंकों की श्रेणी में आएंगे। ठीक, तो यहां पर जैसे देखा 48 लिखा है, 48 के बाद दशमलव लगा है, उसके बाद 2 जीरो लिखी, तो ये 2 जीरो सार्थक अंक की श्रेणी में आएंगे। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। कितने सार्थक अंक हो गए? 4। ठीक, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो इन सब में कितने कितने सार्थक अंक हैं? 4 4 सार्थक अंक हैं। ठीक, तो चौथा नियम क्या हुआ, दशमलव सहित संख्या में दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, चाहे उसमें उसके पीछे कोई अशून्य अंक हो या ना हो। ठीक, नेक्स्ट नियम दिया गया है, इसमें बताया गया, क्या बताया गया कि जैसे हमारी कोई संख्या है तो दशमलव सहित संख्या में दशमलव के बाईं ओर अगर कोई अशून्य अंक नहीं है तो बाईं ओर के जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। दशमलव सहित संख्या में दशमलव के बाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सभी सार्थक अंक नहीं होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि दशमलव सहित संख्या में अशून्य अंक के बाईं ओर के जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक की संज्ञा में नहीं आते हैं। बात समझ में कि अगर संख्या में दशमलव अंक लगा है तो अशून्य अंक के पहले के जो शून्य है, बाईं ओर के जो शून्य है वो सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, चाहे संख्या में दशमलव लगा हो या ना लगा हो। जैसे हमने कहा 0.35। ठीक, अगली संख्या लिखी 0.03। ठीक, अगली संख्या हमने लिखी 0.003। ठीक, तो देखा जाए ये जो संख्या है, इस संख्या में दशमलव के आगे शून्य लिखा है, लेकिन हमारा कोई अशून्य अंक नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो इसमें जो सार्थक अंक हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे? 2। इसमें देखा जाए तो ये 3 लिखा है और 3 के आगे कोई आपका अशून्य अंक नहीं है, तो ये जो सभी शून्य होंगे वो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 1। इसमें जो सार्थक अंक होगा कितना हो जाएगा? इस संख्या में सार्थक अंक हो जाएगा हमारा 1 सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो दशमलव है, दशमलव के बाद यहाँ पर देखा जाए अंतिम अशून्य अंक 3 है और 3 के पहले जो है कोई अशून्य अंक नहीं है, तो ये तीनों जीरो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आएंगे, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे सार्थक अंक के नियम आ गए कि किसी संख्या में हम सार्थक अंकों की गणना किस प्रकार करते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक अंक निकालने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये आपकी टॉपिक समझ में आ गया होगा, अगर आपने प्रत्येक एग्जाम्पल को ध्यान से देखा होगा और हमारी बातों को सुना होगा, तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन में भी सार्थक अंकों की गणना कर सकते हैं। अब सार्थक अंकों के बारे में एक बात और हम बताते हैं कि जो सार्थक अंक होते हैं उस पर 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्थक अंकों की संख्या पर 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिखा 425.2। ठीक, इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 4। अगर इस संख्या को हम दशमलव के रूप में लिखें तो आपको पता है जब दशमलव को हम बाईं ओर लाते हैं तो जितने अंक बाईं ओर लाते हैं
10 की घात हम उतनी ही लिख देते हैं, तो कितने अंक लाए? 2। तो यहाँ पर इस संख्या को जब हमने 10 की घात 2 के रूप में लिखा, तब भी इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 4। तो अगर किसी संख्या को हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे क्लास 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे इंटर में हो, आप जब गणितीय संकलन करते हैं तो उसमें सार्थक अंक में आपको आंसर लिखना पड़ता है। गणना द्वारा प्राप्त फलों में निरर्थक अंकों का पूर्णांकन। जैसे हमारी कोई संख्या दी गई है, तो उस संख्या में अगर एक से अधिक अनिश्चित अंक हैं तो हम इन अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन कर देते हैं, अर्थात इनको हटा देते हैं। ठीक, और जब उन अंकों को हटाते हैं तो उन अंकों को हटाते हैं तो उसके स्थान पर क्या हम करते हैं? कौन सी संख्या लिखते हैं? इसको लिखने के लिए या जानने के लिए कुछ नियम बताए गए, कुछ नियम बनाए गए कि अगर किसी गणना में हम अनिश्चित अंक का पूर्णांकन करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से नियम बताए गए, कौन कौन से नियम बनाए गए, उन नियमों को हम देखते हैं। इसमें मुख्यतः 2 नियम हैं और उसके बाद उन नियमों के कुछ उपनियम हैं। जैसे पहली बात बताई गई कि हमारी जैसे कोई संख्या लिखी है 3.456, ठीक, 3.456। अब जैसे इसमें हमें जो अनिश्चित अंक 6 है, हमें इसमें 6 का पूर्णांकन करना है। 6 का क्या करना है? पूर्णांकन करना है, इसको हटाना है। ठीक, सीधे शब्दों में कहें, अब हमें 6 को हटाना है। तो देखिए, जिस अंक को हम हटाते हैं, जिस अंतिम अंक को हम हटाते हैं, जिसका पूर्णांकन करते हैं, वह संख्या 5 होती है या 5 से बड़ी होती है? 5 होती है या 5 से बड़ी होती है? तो उस संख्या को हटाते हैं तो उसके अगले वाले अंक में एक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। उसके अगले वाले अंक में एक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे 3.46 में हमें 6 का पूर्णांकन करना है, तो ये हमारी जो संख्या है 6 है, ये 5 से क्या है? बड़ी है। तो इसको जब हम हटाएंगे तो इसके वाले अगले अंक में हम एक क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये संख्या हमारी बन जाएगी 3.25। कितनी हो जाएगी? 3.25। तो पहला नियम क्या हुआ कि यदि अनिश्चित अंक को हटाते हैं, जिस अंक को का पूर्णांकन करना होता है, अगर वह 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो उसके अगले वाले अंक में हम एक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे 3.46 में हमारा यहाँ 6 जो था वो अनिश्चित अंक था, इसका हमें पूर्णांकन करना था। तो जब पूर्णांकन करना था तो ये अंक हमारा 5 से बड़ा था, इसलिए इसके अगले वाले अंक में हमने एक ऐड कर दिया। तो कितना बन गया? 3.25 बन गया। ये प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम हमारा क्या था? द्वितीय नियम हमारा है कि अगर हमारी कोई संख्या है 3, जैसे हमने लिखा, यही संख्या लिखा 3.244, 3.244। तो यहाँ पे ये जो हमारा 4 है, ये 4 हमारा अनिश्चित अंक है। 4 हमारा कैसा अंक है? अनिश्चित अंक है, और इसका हमें क्या करना है? पूर्णांकन करना है। इस अंक का हमें पूर्णांकन करना है। तो देखिए, अगर जिस अंक का हम पूर्णांकन कर रहे हैं वो 5 से छोटा, कैसा हो? 5 से छोटा हो, तो उसके अगले वाले अंक में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके अगले वाले अंक में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात इसको हम कितना लिख सकते हैं? 3.24। ठीक, तो ये मुख्य 2 नियम हो गए कि अगर जिस अंक का हम पूर्णांकन करते हैं, अर्थात हटाते हैं, वो अंक 5 या 5 से क्या होता है? बड़ा होता है, तो संख्या के अगले अंक में हम एक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे हमने लिखा 3.46 में हम 6 का पूर्णांकन कर रहे हैं, ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसके अगले वाले अंक में हमने एक जोड़ दिया। तो 3.2 और 4 में एक जोड़ा, कितना बन गया? 3.25 बन गया। जैसे हमने संख्या लिखी 2.8276। ठीक, अब यहां से हमें 7 का पूर्णांकन करना है।
7 का क्या करना है, पूर्णांकन। वही प्रक्रिया हो जाएगी जैसे 6 का पूर्णांकन करोगे, 6 में 1 जोड़ोगे, ये 6 हटाओगे, 7 में 1 जोड़ोगे, 8 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर 7 को हटाना है, जैसे ये संख्या बन गई, 6 को हटाया तो 2.82 8 बन गई। अब इस 8 को आप हटा रहे हो, इस 8 को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। तो ये जब 8 का पूर्णांकन कर रहे हो तो यह 5 या 5 से क्या है, बड़ा है, तो इसके अगले वाले अंक में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 2.83, 2.83 बन जाएगा। अब जैसे इस 3 का पूर्णांकन कर रहे हो, 3 का क्या कर रहे हो, पूर्णांकन कर रहे हो, तो ये देखो क्या है, 5 से छोटा है, 5 से अगर छोटा है तो इसके अगले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारी संख्या बन जाएगी 2.8। ठीक, एक ही एग्जाम्पल में हम समझ लिया कि जैसे ये 6 था, इसका हमने पूर्णांकन किया, अब ये 5 से बड़ा है तो इसके अगले वाले अंक में हमने जोड़ दिया, ये बन गया 2.828। अब अगर हमें 8 को हटाना है, इसका पूर्णांकन करना है, तो ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसके अगले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा, बन गया 2.83। अब यहाँ में 3 का पूर्णांकन करना है तो 3 5 से छोटा है, इसलिए इसके अगले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये लिखेंगे 2.8। ठीक है, ये हमारे मुख्य 2 नियम हैं। तृतीय नियम के बारे में हमें बताया गया, जो हम कह सकते हैं उपनियम है। थर्ड नियम में जैसे कोई संख्या हटा रहे हैं, वो 5 लिखिए है, अंतिम अंक उसका कितना है, 5, 5 और उसके बाद 0 है। कैसे अंक है, 0 है। तो अगर इस 5 को हम हटाते हैं, ये केवल अंतिम अंक 5 होने पर नियम, हम कह सकते हैं अंतिम अंक, अंतिम अशून्य अंक, अशून्य अंक 5 होने पर नियम है। ठीक, अंतिम अंक अगर 5 होगा तब हमें ये नियम जो है वो लागू करेंगे। जैसे हमने लिखा 2.4250, ठीक, 2.4250। अब इसमें अंतिम अशून्य अंक कितना है, 5 है। अंतिम अशून्य अंक कितना है, 5, इसके बाद 0 0 लिखा है। तो इस अगर हम 5 का पूर्णांकन कर रहे हैं, ध्यान देना, इस 5 का हम क्या कर रहे हैं, पूर्णांकन कर रहे हैं, तो अगर इसका अगला अंक सम है, अगला अंक क्या है, सम है, इसके आगे वाला अंक अगर सम है तो हम इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, हम इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं। यहां से 5 का हम पूर्णांकन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2.42। बात समझ में आई कि अगर अंतिम अशून्य अंक 5 है, उसके बाद 0 है या ना है, नहीं है, तो जब हम 5 का पूर्णांकन करते हैं तो अगर उसका अगला अंक सम होता है, सम संख्या का मतलब सुना दो, सम संख्या हो, अगली अंक हमारा सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 ऐसी संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं, 5 का पूर्णांकन कर देते हैं, अर्थात 5 को हटा देते हैं, उसके अगले अंक में कोई संख्या ऐड नहीं करते। ठीक, लेकिन ये कब लागू होगा, जब अंतिम अशून्य अंक कितना हो, 5 हो। इसका सेकंड कथन है, सेकंड कथन क्या है, जैसे संख्या दी गई 2.4350, ठीक, अब इसमें भी हमें इस 5 का पूर्णांकन करना है। ठीक, तो जब इस 5 का हम पूर्णांकन कर रहे हैं, तो अगर 5 के आगे का अंक विषम है, 5 के आगे का अंक क्या है, विषम। विषम का मतलब क्या है, विषम संख्या हो, विषम संख्या का मतलब है क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9। ठीक, 1 3 5 7 9। तो इस परिस्थिति में जब हम अंतिम अंक हटाते हैं तो उसके अगले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, अर्थात ये संख्या हमारी बनेगी 2.44। ठीक, तो ये अंतिम अशून्य अंक 5 होने पर नियम है। अंतिम अंक अगर 5 है और अशून्य अंक है, उसके पीछे सभी क्या है, 0 है, तो जब हम 5 को हटाते हैं तो अगर उसका अगला अंक सम होता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, 5 को हटा देते हैं। जैसे हमने लिखा था 2.42500, तो यहाँ पर 5 अंतिम अशून्य अंक है, इस 5 को हमने हटाया तो इसका अगला अंक सम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हमारा 2.42 ही रहेगा।
ठीक है। इसमें 2.43500 में अंतिम अशून्य अंक हमारा 5 है। अगर इसको हमने हटाया है, इस 5 का हम पूर्णांकन कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इसका अगर अगला अंक विषम होता है, विषम में 1, 3, 5, 7, 9 आदि होता है, तो उसके अगले वाले अंक में हम एक जोड़ देते हैं। इसको हटा दिया तो इसको हमने कितना लिखा, 2.44 लिखा, ठीक। लेकिन अगर संख्या ऐसे लिखी है 2.5250 या 1 होता, कितना होता, 2.251 होता। यहां से अगर हम 5 का पूर्णांकन कर रहे हैं, ध्यान देना, 5 का पूर्णांकन कर रहे हैं तो वही सारे रूल लागू होंगे। 5 या 5 से बड़ी है तो 1 ऐड कर देंगे। लेकिन ये रूल कब लागू होगा, जब अंतिम अंक कितना हो, 5 हो, और कैसा हो, अशून्य। इसका मतलब उसके आगे कोई अशून्य, पीछे कोई अशून्य अंक ना हो। यहाँ पर पीछे अशून्य अंक है, वो क्या है, 1, तो वही नियम लागू होगा। इसको हम लिखेंगे 2.53, ठीक। लेकिन अगर ये 0 होता तो हम इसको कितना लिखते, जैसे 2.5250 है, तो इसमें अगर हम 5 का पूर्णांकन करते तो लिखते 2.52, ठीक। और अगर यही संख्या हमारी लिखी होती 2.5350, तो यहाँ अगर हम 5 का पूर्णांकन करते तो इसको लिखते 2.4, क्योंकि यहाँ पर सम अंक था तो हमने कुछ नहीं जोड़ा, यहाँ पर आगे विषम अंक था तो 1 जोड़ दिया। यहाँ क्यों वही पुराने नियम लागू हुए, क्योंकि अंतिम अशून्य अंक 5 नहीं था, ठीक। तो ये हुआ गणना द्वारा प्राप्त फलों में निरर्थक अंकों का पूर्णांकन। अगर जिस अंक को हम हटाते हैं वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके अगले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। अगर 5 या 5 से छोटा होता है तो उसके अगले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन 5 अंतिम अंक 5 होने पर भी हम ध्यान रखते हैं कि अगर संख्या के में अंतिम अशून्य अंक 5 हो, अंतिम अशून्य अंक 5 हो, तो जब 5 को हटाते हैं तो उसके अगले वाला अगर अंक सम होता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और अगर 5 के आगे का अंक विषम होता है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। जब हम कुछ संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं, गुणा और भाग करते हैं, तो प्राप्त परिणाम में भी हमें सार्थक अंकों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम 2 संख्याओं का योग व अंतर करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जा सकता है आपस में, लेकिन अंतर भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हम 2 कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक 2 संख्याओं का योग व अंतर करते हैं तो प्राप्त परिणाम में हम केवल उतने ही सार्थक अंक लिखते हैं जितने की दी गई संख्याओं में या दी गई मापों में सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जैसे एक संख्या हमारी दी गई है 2.845, जैसे एक संख्या हमारी दी गई है 2.4854 और एक हमारी संख्या दी गई है 7.23, ठीक। ये 2 संख्याएं दी गई। इन दोनों संख्याओं का हमें योग करना है, इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। तो जो पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या में टोटल सार्थक अंकों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। पहली संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5, और दूसरी संख्या में जो सार्थक अंकों की संख्या है 1, 2, 3। दूसरी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3। जब इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक, तो जोड़ और घटाने की जो प्रक्रियाएं हो पूर्ववत रहती हैं जो पहले थी। अगर इनको हम जोड़ेंगे 2.4854 में 7.23 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 8 3 11, 4 2 6 7, ठीक, और ये हो जाएगा 7 2 9। ये हमारा आया, जैसे ये सेंटीमीटर में थी, ये सेंटीमीटर में थी, तो हमारा परिणाम जो आया कितना आया, 9.7154 सेंटीमीटर। लेकिन जो हम परिणाम हमने कहा है कि परिणाम में हम उतने ही सार्थक अंक लिखते हैं जितनी दी गई माप में सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या हो। तो 2 मापों को जोड़ रहे थे, इसमें सार्थक अंक 5 थे और इसमें सार्थक अंक कितने थे, 3 थे। तो यह हम कह सकते हैं इसमें हम कितने अंकों तक संख्या लिखेंगे, केवल 3 सार्थक अंकों तक संख्या लिखेंगे। कितने सार्थक अंकों तक, 3 सार्थक अंकों तक संख्या लिखेंगे। तो पहला अंक हमारा 9, दूसरा 7 और तीसरा क्या हुआ, 1 हो गया। अर्थात हमें इसमें 3 अंकों तक ही लिखना है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया, अर्थात इसमें यहाँ जो 5 संख्या है
ये हमारी अनिश्चित संख्या है, इसका हमें पूर्णांकन करना है, तो वही पुराना रूल लगाएंगे। ये अगर संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसके अगले अंक में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसमें एक जोड़ देंगे, हमारी संख्या बन जाएगी 9.72 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हमारा क्या हुआ, जब हम दो संख्याओं का योग व अंतर करते हैं तो प्राप्त परिणाम में हम उतने ही सार्थक अंक लिखते हैं जितने दी गई मापों में सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या हो, या प्राप्त परिणाम हम उतने सार्थक अंक तक लिखते हैं या सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या तक लिखते हैं। प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक लिखते हैं जितने दी गई मापों में सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या हो। तो 3 कम सार्थक अंकों वाली संख्या थी, इसलिए 3 अंकों तक लिखा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दशमलव के बाद हम उतने ही अंक लिखते हैं जितनी दी गई संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली संख्या हो। जैसे कहने का तात्पर्य नेक्स्ट, अगर ये आपकी समझ में नहीं आया है तो आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है 8.7254, इसमें हमें 2.2 का या 2.213 का योग करना है या 2.21 का योग करना है। ठीक, ये संख्या 4, 3, 2 इतनी बड़ी है। अब इसमें इस संख्या को हमें जोड़ना है 2.21, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 2, 1, 3, 7, 2, 9, 8, 2, 10 इतना आया। लेकिन प्राप्त परिणाम में हम कितने सार्थक अंक तक लिखेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऊपर वाली संख्या में कितने सार्थक अंक हुए, 7 सार्थक अंक हो गए। और नीचे वाली संख्या में बात करते हैं तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए, 3 सार्थक अंक हुए। तो जो प्राप्त परिणाम है इसमें हम कितने सार्थक अंक तक लिखेंगे, 3 सार्थक अंक तक, 10.9 तक लिखेंगे। ये 10.9 हो गया। अब ये सारे अंक हटाएंगे, 3 हटाएंगे, तो जब 3 हटाएंगे तो ये 5 या 5 से छोटा, इसलिए अगले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये 10.9 आ गया। यही जो नियम होता है ये गुणा तथा भाग के निरर्थक अंकों के पूर्णांकन में भी लागू होता है। जैसे दो संख्याएं हैं, एक संख्या हमारी 2.46 है, इसमें हमें गुणा करना है 1.2 का। किसका गुणा करना है, 1.2 का। तो जो प्राप्त परिणाम होगा इसमें 3 सार्थक अंक हैं, इसमें हमारे 2 सार्थक अंक हैं। तो प्राप्त परिणाम में हम कितने सार्थक अंक तक लिखेंगे, तो प्राप्त परिणाम जो आएगा उसमें हम कितने सार्थक अंक रखेंगे, केवल 2 सार्थक अंक रखेंगे। ठीक, आज के लिए सार्थक अंकों की गणना से संबंधित हम कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और इन क्वेश्चनों का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे 2.543 में कितने सार्थक अंक होंगे, 200। अगली संख्या है 200 किलोग्राम। इन संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। टॉपिक हम पढ़ते हैं संख्याओं का वैज्ञानिक रूप या कोटिमान। संख्याओं का वैज्ञानिक रूप या कोटिमान क्या होता है। ठीक, जब हम किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखते हैं, जब किसी संख्या को हम उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो जो संख्या में 10 की घात होती है उस संख्या का क्या कहलाती है, कोटिमान कहलाती है। ठीक, कोई भी संख्या दी गई है तो उस संख्या को अगर हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो जो 10 की घात होगी वही 10 की घात उस संख्या का क्या कहलाती है, कोटिमान कहलाती है। ठीक, और यही कहलाता है भौतिक राशियों का वैज्ञानिक रूप। तो कोटिमान क्या होता है, किसी संख्या को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने पर संख्या की में जो 10 की घात होती है वही संख्या का क्या कहलाती है, कोटिमान कहलाती है। ठीक, तो कोई भी जैसे हमारी संख्या दी गई है, ये दिया गया है 222, इस संख्या को हमें कोटिमान के रूप में लिखना है। इस संख्या को हमें कोटिमान के रूप में लिखना है। तो कोटिमान के रूप में संख्या को हम लिखते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 नियम है। मुख्यतः कितने नियम हैं, 3 नियम है। पहला नियम क्या है, पहले अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। पहले अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। ठीक है, पहला नियम हुआ पहले अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, अंक के बाद दशमलव लगाते हैं।
ठीक, पहला नियम हुआ कि जो संख्या दी गई है उस संख्या में पहले हम अशून्य अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दूसरा नियम, जब दशमलव को दाएं से बाएं लाते हैं, दाएं से बाएं, अर्थात इसको हम कहते हैं पीछे से आगे, बाएं लाते हैं तो 10 की घात धनात्मक होती है। 10 की घात क्या होती है, घात धनात्मक लगाते हैं, अर्थात जितने अंक आगे लाते हैं, बाएं जितने अंक लाते हैं, दाएं से बाएं, पीछे से आगे, जितने अंक लाते हैं, उतनी ही 10 की घात धनात्मक लगाते हैं, उतनी ही 10 की घात धनात्मक लगाते हैं। ठीक, अर्थात जैसे ये संख्या हमारी दी गई है 222, इस संख्या में कहीं दशमलव लगा है, नहीं लगा है, तो इस संख्या में हम मान लेंगे कि अंतिम अंक दशमलव है, यहां पर लगा है। जब नहीं लगा तो सबसे पीछे दशमलव मान सकते हैं। जब हम इसको कोटिमान के रूप में लिखते हैं तो पहले अशून्य अंक के बाद क्या लगाते हैं, दशमलव। तो इस संख्या में आगे से गिनेंगे तो पहला अशून्य अंक क्या है, 2, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात 2.2। तो देखा जाए तो दशमलव दाएं से किधर आएगा, बाएं, कितने अंक आएगा, 2 अंक आगे आएगा। तो यहाँ पर 10 की घात कितनी लगा देंगे, 2। तो ये हो जाएगा 2.22 गुणे 10 की घात 2। ठीक, तो पहले अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। दूसरी बात हुई, जब दशमलव को दाएं से बाएं अर्थात पीछे से आगे लाते हैं तो जितने अंक लाते हैं उतनी ही 10 की घात धनात्मक लगाते हैं। जैसे हमने 2 अंक आगे लाया तो 10 की घात कितनी लगाया, 2, वो भी धन चिन्ह के साथ। तीसरा नियम मुख्यतः हुआ, जब दशमलव को बाएं से दाएं ले जाते हैं, बाएं से दाएं, अर्थात इसे क्या कह सकते हैं, आगे से पीछे। तो जितने अंक आप पीछे लाते हैं, जितने अंक पीछे लाते हैं 10 की घात उतनी ही क्या लगाते हैं, 10 की घात उतनी ही ऋणात्मक लगाते हैं। 10 की घात उतनी ही क्या लगाते हैं, ऋणात्मक लगाते हैं। ठीक, अर्थात जैसे हमारी संख्या दी गई है 0.245 या दिया गया है 0.0245, तो इसको अगर हम कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो पहले अशून्य अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात पहला अशून्य अंक 0.24 में पहला अशून्य अंक कितना है, 2, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, इसको लिखेंगे 2.45। दशमलव कितने अंक पीछे लाए हैं, 2, तो 10 की घात -2। ये संख्याओं का वैज्ञानिक रूप हुआ। लेकिन इसी में बताया गया, तो यहाँ पर जैसे पहली संख्या थी, इसमें कोटिमान कितना था, 2, यहाँ पर कोटिमान था -2। ठीक, अगली संख्या हमारी लिखी है 8765431 या 2.1। इसको हम कोटिमान के रूप में लिखेंगे, ध्यान देना, दशमलव यहाँ पर आएगा पहले अशून्य अंक के बाद, तो कितना लिख लें एक बार, 8.765431 गुणे 10, कितने अंक आगे आया, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात कितना लिखा, 6 लिख दिया। 8.765431 गुणे 10 की घात 6 लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोटिमान इसका 10 की घात 6 नहीं होगा, क्योंकि बताया गया अगर संख्या 3.16 से बड़ी होती है,
3.16 से बड़ी होती है तो उसकी संख्या में जो घात होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, अर्थात 10 की घात 6 + 1, अर्थात इसका कोटिमान कितना हो जाएगा 7। जब कोटिमान बताना होगा तब 7, लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो इसको हम यही लिखेंगे 10 की घात 6।